हेलो दोस्तों, एबीएम हाई स्कूल बामुर कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं राजेंद्र लोधी। आज हम मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है मानव जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी से एकदम चिपकते हुए उससे बात करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एनसीईआरटी माता को पकड़ते हुए हम चलेंगे। तो देखते हैं हम मानव जनन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मानव जनन। तो मानव जनन के बारे में बात करें तो बहुत ही आसान भाषा में, चलो इसके लिए समझते हैं। बात अगर करें मानव जनन, तो मानव जनन को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते। मानव जनन को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम बात करें जनन, सबसे पहले बात करते हैं हम जनन। जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं? तो जनन की अगर हम बात करें तो जनन अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने जैसी नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि दूसरा है जनन क्यों जरूरी? दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनन क्यों जरूरी है? तो अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो अब यहां से हम एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट पेज में कहा गया है कि जो मानव में जनन है वो कैसा जनन है? लैंगिक जनन। और दूसरी जो बात की गई है वह एक सजीव जरायुज। दूसरी बात की गई है कि जो मानव है वह एक सजीव और जरायुज प्राणी है। जरायुज का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडुज प्राणी कहते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं हम एनसीईआरटी की आगे की लाइन पर। तो उसमें कहा गया है जनन के पद दिए हैं। जनन के पद, अगर हम जनन के पद की बात करें तो जनन के पद बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमें आना चाहिए। तो जनन के अगर हम पद की बात करें तो सबसे जो पहला पद है उसे कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम गैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें जनन के पद की बात करें तो पहला पद है इसका युग्मक जनन, जिसे अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और युग्मक जनन का मतलब क्या होता है? तो युग्मक जनन का जो मतलब होता है तो पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण होना और मादा में अंडाणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक जनन। क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। अगर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा है वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन को दोस्तों हम अंग्रेजी में कहते हैं
इंसेमिनेशन। वीर्य सेचन को हम अंग्रेजी में कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या है वीर्य सेचन, क्या है इंसेमिनेशन? अगर हम बात करें इंसेमिनेशन की तो जो शुक्राणु है, जो पुरुष का शुक्राणु है, उसका मादा योनि में जाना, मादा योनि में डालना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। शुक्राणु का मादा योनि में डालना इंसेमिनेशन। अब हम आगे चले तीसरा पद। तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद है निषेचन। तीसरा पद है निषेचन, जिसे हम अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। आगे अगर बात करें चौथे पॉइंट की तो चौथा पद है इसका निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में क्या होगा? अंतःरोपण। तो इसका चौथा पॉइंट है अंतःरोपण। अंतःरोपण, अंतःरोपण को हम अंग्रेजी में इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो क्या होगा? अंतःरोपित होगा, भ्रूण गर्भाशय में अंतःरोपित होगा, अंतःरोपित हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद होता है आपका पांचवा जिसे कहते हैं गर्भावधि। गर्भावधि, उसके बाद आपकी मादाओं में गर्भावधि स्टार्ट होगी। तो 9 महीने की गर्भावधि स्टार्ट होने के बाद आपके 9 महीने तक आपकी गर्भावधि चलेगी, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी 9 महीने तक। उसके बाद जो छठवा इसका जो आगे का पद है वो है प्रसव। प्रसव को अंग्रेजी में हम पार्चुलेशन कहते हैं। और प्रसव के बाद एक शिशु का जन्म हो जाता है। प्रसव के बाद एक शिशु का जन्म हो जाता है। ये आपके जनन के पद है। पहला युग्मक जनन, जिसमें पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। अगर हम बात करें वीर्य सेचन, दूसरा पद है वीर्य सेचन। तो वीर्य सेचन पुरुष के शुक्राणुओं का मादा की योनि में डालना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। तीसरा अगर बात करें निषेचन, तो निषेचन नर और मादा के जो नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिल जाए, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद अंतःरोपण होगा और अंतःरोपण के बाद गर्भ अवधि स्टार्ट होगी और गर्भ अवधि के बाद आपका प्रसव हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में पार्चुलेशन कहते हैं। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ तक इस चीज को नोट कीजिए। फिर मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। अब अगर हम बात करें, हमने जनरल एनसीईआरटी की लास्ट में एक बात कही गई है, लास्ट की 2 लाइनों में, कि जो पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, पुरुष में जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो जीवन भर चलता है, वो जीवन भर चलता रहता है। लेकिन मादा में सिर्फ अंडाणु का निर्माण 50 वर्ष तक की आयु तक ही होता है। एनसीईआरटी के लास्ट में लाइन दी है, वो भी मैंने आपको बता दी। तो एनसीईआरटी से बिल्कुल चिपकते हुए बात करेंगे, एक भी पॉइंट वाइज नहीं जाएगा आपकी परीक्षा में। चलो आगे बात करें। तो आगे बात करते हैं हम नर जनन तंत्र। अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो नर जनन तंत्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि नर जनन तंत्र क्या है। तो नर के कुछ ऐसे अंग हैं जो जनन के लिए सहायक है। नर के कुछ ऐसे अंग हैं जो जनन के लिए सहायक है। तो कौन कौन से अंग हैं जो जनन के लिए सहायक है? अगर नर जनन तंत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर नर जनन तंत्र की बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। आइए इसको हम पढ़ें। तो सबसे पहला है जो इसका, वो है वृषण, जिसे अंग्रेजी में हम टेस्टिस कहते हैं। वृषण, जिसे हम अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं।
दूसरे की बात करें तो दूसरा सहायक सहायक नलिका यानी डक्ट। अगर हम बात करें तीसरी चीज की तो तीसरा है सहायक ग्रंथियां, जिसे हम ग्लैंड, जिसे अंग्रेजी में हम ग्लैंड कहते हैं। अगर चौथी बात की जाए दोस्तों तो चौथा है आपका बहिजननांग, बहिजननांग, जिसे हम अंग्रेजी में बहिजननांग को अंग्रेजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। ये आपके चार भाग है नर जनन तंत्र के। पहला वृषण, दूसरा सहायक नलिका, तीसरा सहायक ग्रंथियां और चौथा है हमारा बहिजननांग। एक एक के बारे में बिल्कुल एनसीईआरटी से चिपकते हुए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम वृषण की। अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण के बारे में एनसीईआरटी ने पहली लाइन में लिखा है, एनसीईआरटी ने वृषण के बारे में पहली लाइन में लिखा है कि वृषण हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग है हमारा वृषण। तो वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए कह रही है क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है और साथ ही इससे एक हार्मोन भी निकलता है। 360 पूरी तैयारी करते हुए चलेंगे साथ में। एक हार्मोन भी निकलता है और साथ साथ इसमें शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है। तो बात करें तो इसमें हार्मोन, एक हार्मोन भी निकलता है इससे और दूसरा शुक्राणु का निर्माण भी इसी में होता। शुक्राणु का निर्माण भी इसी में होता है। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्रियों के बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो और एनसीईआरटी से चिपकते हुए अगर मैंने आपको पढ़ाया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जाते जाते एक शायरी भी सुनते जाइएगा कि दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, दिल जीत ले वो जिगर हम भी रखते हैं, कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। शब्दों की गहराइयों को समझना कि कत्ल कर दे वो नजर हम भी रखते हैं। वो तो वादा है किसी से सदा मुस्कुराने का, वो तो वादा है किसी से सदा मुस्कुराने का, वरना आंखों में समंदर हम भी रखते हैं।